साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से पीजीटी परीक्षा में विगत वर्षों जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा साथियों कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति में लगभग समानता होती है। 75% प्रश्न जो मुझे लगता है कि लगभग उनकी प्रकृति समान होती है। 25% जो प्रश्न होते हैं उनकी कठिनाई का स्तर और उनका पैटर्न थोड़ा बदल जाता है, वो ज़्यादा विचारात्मक हो जाते हैं, उनकी कठिनाई का स्तर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन लगभग 75% प्रश्न हम यह देखते हैं कि टीजीटी की परीक्षाओं के जैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा कठिनाई का स्तर बढ़ जाए। तो मैं यहाँ जोर देकर आपसे कहना चाहूँगा कि आज का यह जो आपका अभ्यास सत्र है यह जितना महत्वपूर्ण पीजीटी के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण टीजीटी के लिए भी है। ठीक है ना? तो चलिए हम सीधा प्रकरण से जुड़ते हैं और आज की चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों आज का पहला प्रश्न देखिए आप, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? यह पीजीटी 2016 का प्रश्न है। विद्यापति साथियों राजा शिव सिंह, तिरहुत के राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। अब प्रश्न में संभव है कि कीर्ति सिंह विकल्प रहे या संभव है शिव सिंह विकल्प रहे, जो विकल्प रहे वो आप कर लीजिए। ये जानते रहिए कि ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के आश्रित कवि थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान किसके प्रति अनुरक्त थे? पृथ्वीराज चौहान किसके प्रति अनुरक्त थे? यहाँ चार विकल्प हमने लिख दिए हैं, पद्मिनी, कमलिनी, संयोगिता, चंद्रिका। सही उत्तर इसका क्या है? संयोगिता। ठीक है। जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है कि पृथ्वीराज रासो के वर्णन का जो मुख्य विषय है वो पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन और पृथ्वीराज का संयोगिता के प्रति जो प्रेम था उसका वर्णन। ठीक है ना साथियों? अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। यह पीजीटी 2011 का प्रश्न साथियों, यह पीजीटी 2011 का प्रश्न है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है कौन सा? चार विकल्प हमने लिख दिए हैं, कड़वक, पद्धरी, रास, इहा। यहाँ सही उत्तर है इसका पद्धरी। साथियों पद्धरी छंद में 16 मात्राएं होती है, मात्रिक छंद है। पद्धरी छंद में लिखे गए काव्य को पद्धड़िया बंध कहा जाता था और ऐसा माना जाता था कि पद्धड़िया बंध के प्रवर्तक या पद्धड़िया बंध की शुरुआत चतुर्मुख ने की थी, स्वयंभू ने ऐसा माना है। तो यह भी एक प्रश्न आपका जान लीजिए है कि पद्धड़िया बंध के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर आप जान लीजिए चतुर्मुख। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। कौन आदिकाल का अगला प्रश्न है 4 नंबर, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? प्रश्न 4 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? यह भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है साथियों। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू कहे जाते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन आदिकाल का कवि नहीं है? कौन आदिकाल का कवि नहीं है? यह भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। इसमें आप देखिए चार विकल्प हमने लिख दिए हैं, चंद्रवरदाई, जगनीत, दलपत विजय और नाभादास। जैसा कि आप जानते हैं नाभादास भक्ति काल के कवि हैं, बाकी तीनों लोग जो है आदिकाल के कवि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, यहाँ भी चारों विकल्प हम लिखे हैं। यह पीजीटी 2011 का प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी आदिकाल की रचना है? यह भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। कौन सी आदिकाल की रचना है? चार विकल्प हैं, सूरसागर, बीजक, भ्रमर गीत और विद्यापति पदावली। सूरसागर, बीजक, भ्रमर गीत और विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली आदिकाल की रचना है, बाकी तीनों भक्तिकाल की रचना है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं।
बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। यह भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं, यह भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है नरपति नाल। कौन? नरपत नाल। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। पौंचरिव किसकी रचना है? यह भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। पौंचरिव किसकी रचना है? पौंचरिव स्वयंभू की रचना है। जैसा कि आप जानते हैं स्वयंभू की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? एक तो पौंचरिव हो गई, दूसरी ऋठ्ठेनचरिव और तीसरा स्वयंभू छंद। इसको आप जान लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? यह भी पीजीटी 2011 का प्रश्न है। आदिकाल के 4 नाम दिए हैं और इसमें से कौन सा विकल्प गलत है इसको आगे देखते हैं। 4 विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का नाम नहीं है? ठीक है। वीर गाथा काल, जैसा कि आप जानते हैं वीर गाथा काल जो है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, तो ये तो है। ठीक है। दूसरा, वीर गाथा काल आदिकाल का नाम है, इसको आचार्य शुक्ल ने नाम दिया। दूसरा, ये गद्य काल जो है आदिकाल का नाम नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? गद्य काल। ये आदिकाल का नाम है। चारण काल आदिकाल का नाम है। चारण काल किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। और सिद्ध सामंत काल भी आदिकाल का नाम है। इसको किसने कहा था? इसको राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 से 10 तक हमने देख लिया। अब आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। साथियों, प्रश्न 11 है, पुस्तक जल्हड़ हथ दय चलि गज्जन नृपकाज। इस पंक्ति को ध्यान से देखिए, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। पुस्तक जल्हड़ हथ दय चलि गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? यह पीजीटी 2013 का प्रश्न है साथियों। ठीक है, इसमें कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है? इसमें पृथ्वीराज रासो को देने का उल्लेख किया गया है। आप अवगत हैं कि पृथ्वीराज रासो को अधूरा छोड़कर, अपनी अधूरी कृति को छोड़कर उसके रचयिता चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उनके मित्र थे, उन्होंने अपनी अधूरी पुस्तक अपने बेटे जल्हड़ को सौंपकर वह युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। तो ये माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? जल्हड़ ने पूरा किया था। तो यहाँ पुस्तक जल्हड़ हथ दय चलि गज्जन नृपकाज में जल्हड़ को पृथ्वीराज रासो पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 बरिस लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियान, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये किस विधा की रचना है? यहाँ देखिए, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आधा उत्तर अपने आप निकल आता है। यह किस विधा की रचना है? यह आल्हा विधा की रचना है। जानते हैं आल्हा या आल्हा खंड को परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम जाना जाता है। उसका रचयिता कौन है? उसका रचयिता जगनिक है। बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, ध्यान देकर देखिए आप लोग। एक चीज और यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार आए हैं, तो हमने उनको एक ही बार यहाँ लिखित किया है। कई बार आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। इनके रिपीट होने के पूरे चांस हैं। प्रश्न 13 देखते हैं। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? यह साथियों यह है पीजीटी 2010 का प्रश्न। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? यह पीजीटी 2000 का प्रश्न है। अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को। पुष्पदंत की 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहली कौन सी? पहली है महापुराण। पहली कौन सी है? महापुराण। दूसरी कौन सी है? दूसरी इनकी है अड़य कुमार चरियु। तीसरी कौन सी है? जसहर चरियु। ठीक है ना, ये तीनों आप ध्यान दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सरहपाद यानी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये भी पीजीटी 2010 का प्रश्न है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है साथियों? राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किस रासो काव्य में मिलता है? आल्हा और उदल दोनों वीरों की वीरता का वर्णन किस रासो काव्य में मिलता है? साथियों यह परमाल रासो यानी आल्हा खंड में मिलता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? यह पीजीटी 2009 का प्रश्न है साथियों। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की? ये पीजीटी 2009 का प्रश्न है साथियों। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की? मिस्र बंधुओं का इतिहास, प्रसिद्ध इतिहास आप जानते हैं, मिस्र बंधु विनोद। उन्होंने उसमें जो काल विभाजन किया, उसमें जो परिवर्तन काल उन्होंने रखा, उसकी समय सीमा क्या निर्धारित की थी? उसकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की थी 1890 से लेकर 1925 विक्रमी। यहाँ ध्यान रखिए कि ये विक्रमी संवत में समय दिया गया है, 1890 से 1925 विक्रमी संवत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिए। अपभ्रंश का, यहाँ ऊपर क्या था? अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? यहाँ प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यह पीजीटी 2005 का प्रश्न है साथियों। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकालीन, बहुत रोचक प्रश्न है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। यह पीजीटी 2004 का प्रश्न साथियों। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। चारों विकल्प में लिख दिए हैं। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य और नाथ साहित्य। जैसा कि आप जानते हैं, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य तीनों उपलब्ध है। सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 आप देखिए। चारण साहित्य का दूसरा नाम है। यह पीजीटी 2004 का प्रश्न है। चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? चार विकल्प दिए हैं, चार हमने लिखे हैं। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। साथ इसमें सही उत्तर है रासो साहित्य। जो भी चारण कवि थे, उन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो भी साहित्य लिखा वो रासो साहित्य के अंतर्गत आता है। इसलिए चारण साहित्य का दूसरा नाम रासो साहित्य इसका सही उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। कौल ज्ञान निर्णय पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ। कौन? मत्स्येंद्र नाथ। यहाँ यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये भी आप जान लीजिए। कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया है? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? ये पीजीटी 2003 का प्रश्न है साथियों। आत्मबोध ये गोरखनाथ की रचना है। ठीक है साथियों, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। गोरखबानी के संपादक हैं। यह भी पीजीटी 2003 का प्रश्न है। गोरखबानी के संपादक हैं, गोरखबानी के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर
दत्त बड़थवाल। ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार आ चुका है। गोरखवाणी के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आल खंड का दूसरा नाम क्या है। ये पीजीटी 2002 का प्रश्न है। आल खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। इसके रचयिता जगनिक। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। सिद्ध साहित्य, यह प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िए। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं उनका कठिनाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह पीजीटी 2004 का प्रश्न है। सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चारों कथनों पर आप विचार करिए और जो असत्य है उस पर आप सही का निशान करिए। तो इसमें देखिए, पहला कथन क्या है? सहज साधना की ओर झुकाव। जैसा आप जानते हैं कि सिद्ध सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है, तो स्वाभाविक है सहज साधना की ओर इनका झुकाव था। और दूसरा कथन है प्रथम कवि सरहपा। प्रथम कवि सरहपा जो है ये भी सही है कि प्रथम कवि सरहपा सिद्धों के हम। तीसरी बात है दोहा चर्या पद में रचना, ये भी सही है, दोहा और चर्या पदों में उन्होंने रचनाएं की। चौथा विकल्प इसमें जो है यही असत्य है, यही असत्य है। पिंगल भाषा का प्रयोग, सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। ठीक है साथियों, पिंगल भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं, अपनी संधा भाषा का प्रयोग किया था। तो साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस अभ्यास से जरूर आपको लाभ होगा। इसमें से प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं, प्रश्नों को प्रकृत भी आप इससे समझें। अध्ययन करते रहिए, अपनी तैयारी उधार देते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।